हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन। आज चैप्टर 4 का पार्ट 2 जो रह गया था वो आज हमें कंप्लीट करना है और इसके साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी। तो इस सेशन को एंड तक देखना क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को हिंदी में बोलते हैं तापमान। गर्म ठंडा मतलब इस टेम्परेचर का कहीं ना कहीं जो संपर्क है, जो रिलेशन है वो कूल और हॉट से है। हम जो टेम्परेचर फील करते हैं एवरी डे, सुबह से लेकर शाम तक जो फील करते हैं, सुबह ठंडा होता है, दोपहर में गर्मी लगती है, तो ये पूरे दिन का जो टेम्परेचर है ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है जो हम फील करते हैं। ये किसका टेम्परेचर? एटमॉस्फेयर में जिस तरह का माहौल होता है ना, गर्मी सर्दी, वही तो हम फील कर पाते हैं। तो यहाँ पर उस टेम्परेचर की बात की जा रही है और यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा भी यही है, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो टेम्परेचर आप फील करते हो हर एक दिन, वो टेम्परेचर क्या है? वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का तापमान है। सेकेंड पॉइंट, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। ये डेफिनेशन है, अगर लिखना एग्जाम में एक डेफिनेशन पूछती है तो तुम लिख सकते हो द डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री में मेज़र करते हैं ना, डिग्री सेल्सियस में, तो अगर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर, इसी को बोलते हैं क्या? टेम्परेचर। ये सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सिर्फ रात और दिन में नहीं बदलता है बल्कि सीजन टू सीजन बदलता है। कैसे बदलता है? जैसे विंटर सीजन में टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का अलग होता है, समर सीजन में अलग होता है, रेनी सीजन में अलग होता है। तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो दिन और रात के बेसिस पे तो बदलता ही बदलता है, संग में सीजन टू सीजन भी वो चेंज होता रहता है। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमने देख ली। फोर्थ पॉइंट लिखा है समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। ये लाइन तो बकवास है, इसको लिखने कोई मतलब ही नहीं है। ऑफ कोर्स समर का मतलब ही गर्मी होती, तो हॉट तो होगी वो विंटर से, ये छोड़ो। फिफ्थ पॉइंट है एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया है, इंसोलेशन। क्या होता है इंसोलेशन? क्या है इंसोलेशन? तो देखो यहाँ पे लिखा है इंसोलेशन इज अ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड। इंसोलेशन एक सोलर रेडिएशन है जो कि कौन रिसीव करता है? अर्थ का एटमॉस्फेयर रिसीव करता है और अर्थ की सरफेस उसको रिसीव करती है। इन्होंने एक टर्म दे दिया है इंसोलेशन, मतलब कि सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ। ये वो सोलर रेडिएशन है जिनको अर्थ की सरफेस या फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर रिसीव करता है। सिंपल, इंसोलेशन इज अ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर और इट्स सरफेस। अर्थ का एटमॉस्फेयर या फिर अर्थ की सरफेस जो सोलर रेडिएशन रिसीव करता है वो क्या होता है? इंसोलेशन होता है। और यहाँ पर क्या लिखा था? एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जो अर्थ में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके थ्रू होता है? इंसोलेशन के थ्रू होता है। लास्ट पॉइंट में लिखा है द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। अब यहाँ पर मतलब ये है कि जो इंसोलेशन का प्रोसेस है, जब हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, हमने कल तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ होते हैं। नॉर्थ यानी कि ऊपर, साउथ यानी कि नीचे। अगर हम अर्थ में देखें तो नॉर्थ पोल ऊपर होता है और साउथ पोल नीचे होता है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर सोलर की रेडिएशन मतलब जो सन रेज होती हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं। इसके कारण यही चीज़ बोली है यहाँ पर कि इंसोलेशन कम होता जाता है जैसे जैसे वो पोल्स की टूवर्ड्स पहुँचता है। क्या कम होता जाता है? वहाँ पर जो सोलर रेडिएशन की जो रिसीव करने की कैपेसिटी होती है अर्थ की, वो कम होती जाती है। बेसिकली यही तो होता है इंसोलेशन, अर्थ सोलर रेडिएशन को रिसीव करना। किसके थ्रू? अर्थ के थ्रू। तो जब जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो इंसोलेशन कम होता जाता है, मतलब वहाँ पर अर्थ सरफेस की जो एडेप्टिबिलिटी होती है वो रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, और टेम्परेचर भी क्या होता है? अब क्योंकि वहाँ पर सनरेज नहीं पहुँच रही इसलिए टेम्परेचर भी कम होता है। टेम्परेचर का कम होना मतलब ठंडा, और टेम्परेचर बढ़ना मतलब गर्म। अभी घर में जब एसी चलाते हो गर्मियों में तो टेम्परेचर 16, 17 ऐसे 18 रखते हो ना, और जब हम बढ़ाते हैं 20, 23 करते हैं तो मतलब बढ़ रहा है टेम्परेचर, मतलब गर्मी हो रही है। अब 22-23 में गर्मी नहीं होती है, लेकिन जब हमें ज़्यादा ठंडा लगने लगता है तो टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, और ज़्यादा गर्मी लगती है तो टेम्परेचर कम कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं। 16 से मिनिमम तो होता नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट को क्या है, टेम्परेचर तो देख लिया क्या है। अब यहाँ पर कुछ ये इमेज है तुम्हारी एनसीईआरटी में थी, जहाँ पर ये बताया गया है कि हम किस इंस्ट्रूमेंट से वेदर को मेज़र करते हैं। 4 इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। अब इस थर्मामीटर से हम अपना बॉडी टेम्परेचर भी मेज़र करते हैं। दूसरा है यहाँ पर तुम्हारा बैरोमीटर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। तीसरा है रेन गॉज, जो कि कितनी मात्रा में वर्षा हुई है, रेनफॉल कितनी हुई है, उसको किसके थ्रू मेज़र करते हैं, रेन गॉज। और ये तुम्हारा विंड वेन है, जो कि ये देखता है, ये पता लगाता है कि विंड किस डायरेक्शन में चल रही है। हालांकि हम खुद पता लगा लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, जिधर बाल उड़े, जिधर कपड़े उड़े, मतलब उधर ही साइड से हवा चल रही है। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये विंड वेन है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि हवा किस दिशा में चल रही है। तो थर्मामीटर, बैरोमीटर, रेन गॉज और विंड वेन, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। ये बात इसलिए लिखी हुई है क्योंकि अभी हमने तुमको बताया था इंसोलेशन का प्रोसेस। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं ना, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता जाता है। क्यों इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, क्योंकि वहाँ पे सनरेज इतनी नहीं पहुँच पाती जितनी सेंटर में पहुँचती है। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट अब क्या है यहाँ पर, इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए नहीं नुकसानदायक होगा, बल्कि क्रॉप्स के लिए भी होगा। ज़्यादा गर्मी में फसलें ख़राब हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो ज़्यादा टेम्परेचर हर चीज़ के लिए हार्मफुल है। और फिर लिखा हुआ है टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ विलेजेस। जो शहरों में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शहरों में क्या होता है, हाई हाई बिल्डिंग्स होती हैं, मतलब कि मल्टी स्टोरीज़ होती हैं, और जो कि कंक्रीट और मेटल से बनी होती, पत्थरों से बनी होती हैं। और जो रोड होती है एसफॉल्ट, जिसको डामर बोलते हैं, वो दिन में इतने ज़्यादा गर्म होते हैं वो। अब देखो सुनना, क्या होता है ना कि दिन के वक्त ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, ये अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इतना तक तो ठीक है, हीट एब्जॉर्ब तो गाँव में भी होता है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि शहरों में ज़्यादा गर्म होता है माहौल, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गाँव में कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ज़मीन गर्म हो गई है ना, तो अब वो गर्म, नीचे से गर्म हवा जो निकलती है, जो तप रहा है ज़मीन, वो गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाती है, आसमान में नहीं, मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती ऊपर। क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि शहरों में बिल्डिंग्स होती हैं इतनी, मतलब मल्टी स्टोरीज़ होती हैं, और आसपास इतने ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं। तो जो गर्म हवा है वो ऊपर नहीं जा पाती, नीचे ही रहती है, जिसके कारण शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वहीं दूसरी तरह अगर हम गांव में देखें तो गांव में इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती, ना ऐसी कोई ख़ास इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, और पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अगर गर्मी दिन में होती है, टेम्परेचर मतलब हीट एब्जॉर्व करती है अगर अर्थ सरफेस, तो वो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है शाम को, तो रात में हमारे यहाँ थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाता है। तो ये चीज़ शहरों में नहीं होती, लेकिन गांव में होती है। क्यों होती है मैंने बता दिया, और वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सेकेंड और थर्ड पॉइंट में सेम चीज़ लिखी हुई है, पढ़ना है ना, कि क्यों गर्म हवा, कि क्यों शहरों में ज़्यादा गर्म में होती है, क्यों टेम्परेचर सिटीज़ का ज़्यादा होता है और विलेजेस का कम होता है। फिर बात करते हैं एयर प्रेशर। अभी हमने टेम्परेचर की बात की, और वो टेम्परेचर हाई और और टेम्परेचर कोल्डनेस और हॉटनेस से रिलेटेड होता है। ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि हॉटनेस, कम टेम्परेचर यानी कि कोल्डनेस। ठीक, और अब बात करते हैं हम एयर प्रेशर की। एयर प्रेशर क्या है, प्रेशर का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रेशर का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई हम पे कोई दबाव डाल रहा हो, हमको कोई पुश कर रहा हो, प्रेस कर रहा हो। अब यहाँ पर हमें प्रेस कौन कर रहा है, हवा कर रही है। कैसे कर रही है, अच्छा देखो, जब आंधी आती है ना और हम बाहर खड़े हो जाते हैं तो हम पे एक प्रेशर पड़ता है पीछे जाने के लिए। जब आंधी आती है तो हम एक जगह खड़े नहीं हो पाते। अगर बहुत तेज़ आई, पता चलो और तूफान आता है तुम्हें उड़ा के ले जाए, तो इतना ज़्यादा भयंकर तो नहीं कभी फील किया होगा, लेकिन जो नॉर्मल आंधी आती है गर्मियों में, तो उसमें क्या होता है कि हम ऐसा फील करते हैं कि ऐसा ना हो हम उड़ जाएं। ऐसा फील होता है ना, कभी हुआ हो तो बताना।
तो ये होता है एयर प्रेशर। और ये देखो वो तो है एक ऐसा प्रेशर था जो अभी बताया, जो कि बहुत ही रेयर केस में होता है जब बहुत तेज़ हवा चलती है। नॉर्मली भी एयर प्रेशर हम पे लगता है 24 घंटे, हमेशा लगता है, बस वो हम फील नहीं कर पाते क्योंकि बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है, इसलिए हम वो फील नहीं करते। अच्छा, एटमॉस्फेयर में हवा तो है ही ना, तो उसका भी तो कुछ योगदान होगा ना अपनी साइड से, वो भी तो कुछ रिएक्शन करेगी, किसी पर फोर्स लगाएगी। अब हम इतने हल्के तो हैं नहीं कि गिर जाएं, मतलब हवा, पत्ते सूख जाते हैं, हवा आती है उनको गिरा देती है। अब हम इतने हल्के तो हैं नहीं कि सूख जाएं तो गिर जाएं। तो हम पे तो प्रेशर, एयर प्रेशर हमेशा लगता है, बस हम वो फील नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या लिखा हुआ है, एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स इन आवर बॉडी। जो हवा हमारे ऊपर है वो हमको फोर्स करती है, हमको प्रेस करती है हमारी बॉडी को। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते। क्यों नहीं फील कर पाते? क्योंकि द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर। हवा हमें हर डायरेक्शन से पुश करती है, प्रेस करती है चारों तरफ से। तो हमारी बॉडी भी तो किसी ना किसी, हमारी बॉडी भी तो इतनी सीधी तो है नहीं, तो वो भी काउंटर प्रेशर क्रिएट करती है। काउंटर का मतलब उस प्रेशर को, एयर प्रेशर को मतलब कह सकते हो कि एयर प्रेशर से सामना करने के लिए हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर लगाती है। वरना अगर हमारी बॉडी काउंटर प्रेशर ना लगा पाए तो हम तो आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे, हवा हमको एक ही जगह रोके रखेगी। समझ में आया? और वो एयर प्रेशर जो हमें लगता है वो हमें फील नहीं होता है। क्यों नहीं फील होता है? क्योंकि हमारी बॉडी उस हवा को फील नहीं कराने देती है, ड्यू टू काउंटर प्रेशर। ठीक, अब यहाँ पर देखो एयर प्रेशर की डेफिनेशन दी हुई है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर एक प्रेशर है, एक ऐसा प्रेशर है जो कि एयर का भी तो वेट होता है, क्योंकि एयर में भी तो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अर्थ सरफेस पे लगता है, और वही एयर प्रेशर हमारे ऊपर भी लगता है, क्योंकि हम लोग अर्थ सरफेस पे रहते हैं। तो ये थी उसकी डेफिनेशन। अब बात क्या लिखी हुई है यहाँ पे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर यानी कि अर्थ से हाई एवव जाते हैं, यानी कि जैसे कि हम पहाड़ों पे जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, माउंटेन्स, देखा होगा कि जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, यानी कि जो एवरेस्ट पे चढ़ते हैं ना, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाते हैं वहाँ पे हवा का जो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, एयर प्रेशर कम होता है, एयर प्रेशर कम होता है ना, इसीलिए उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाने पड़ते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और एयर प्रेशर कम होने के कारण उनके नाक से खून भी निकल आता है। अब जो रेगुलर हमारी बॉडी जो चीज़ फेस कर रही है और अचानक से आप उसको एकदम लो प्रेशर में ले जाओगे तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शंस होंगे ना हमारी बॉडी में। तो यही कारण है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, अभी लेयर्स है ना, हम जिस लेयर पे रहते हैं उस लेयर से अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ पर हमको फील होगा प्रेशर कम फील होगा। प्रेशर फॉल्स रैपिडली, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। जो एयर प्रेशर होता है वो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा है। सी लेवल यानी कि जो समुद्र है ना उसकी सतह, उसका बेस, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, हाइट में जाते जाएंगे, तो जो एयर प्रेशर है वो कम लगेगा। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। मतलब जो एयर प्रेशर है वो हॉरिजॉन्टली लगता है, ना कि वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे, अब खड़ा खड़ा तो नहीं लगेगा ना, तो हॉरिजॉन्टली एयर प्रेशर लगता है, इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, और ये भी जगह के टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, अब देखो एयर प्रेशर हो गया। अब बात क्या है कि इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। कुछ एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कुछ एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हवा गर्म हो जाती है, और जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर चली जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई का मतलब हॉटनेस बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हवा भी बहुत गर्म हो जाएगी। गर्म होने का मतलब वो ठंडी हो गई है, लो डेंसिटी की हो गई है, उसमें कोई ताकत नहीं बची है, और वो फुस से ऊपर चली जाती है। गर्म हवा फुस से ऊपर चली जाती है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, ये बहुत ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। मतलब अब जो हवा थी ना, गर्म हवा, वो तो ऊपर चली गई और नीचे क्या हो गया, खाली हो गया, तो उसको बोला गया है लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। और लो प्रेशर के कारण जो बादल होते हैं वो क्लाउडी हो जाते हैं और जो हमारा वेदर है वो भी थोड़ा सा नम हो जाता है, वेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि गर्म हवा ऊपर चली गई है और वहाँ पे जगह एकदम खाली हो गई है, इस वजह से वो लो प्रेशर एरिया हो गया है। और लो प्रेशर एरिया की वजह से क्लाउडी आइज और वेट वेदर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक, अब लिखा हुआ है कि इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर, जिन एरियाज़ में टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वहाँ की हवाएं भी ठंडी होंगी। जैसे कि अगर हम उधर साइड हिमाचल की साइड जाते हैं, कश्मीर की साइड जाते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि वो नॉर्थ पोल की साइड में, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होता जाएगा। कम होना मतलब ठंडा फील करते जाएंगे जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो जिन एरियाज़ में कम टेम्परेचर होता है तो वहाँ की हवाएं ठंडी होती है। जब हवा ठंडी होती है तो मतलब वो हैवी वेट है। गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा हैवी वेटेड होती है। ठीक है, और हैवी वेट के कारण क्या होती है, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट हाई प्रेशर एरिया। और वो जो हैवी क्या बोलते हैं, हैवी एयर है वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। हाई प्रेशर एरिया मतलब वहाँ पे वो शिंक होने लग, देखो जब कोई चीज़ गर्म होती है, जब हम कोई चीज़, मान लो हम कोई चीज़ हमारी जम गई है, अगर हम उसको मेल्ट करने जाते हैं तो पूरे में फैल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम आइस ही ले लो, आइस क्यूब को ले लो, अगर हम उसको धूप में रखें या फिर उसको गर्म करें तो वो पानी हो जाता है ना, लिक्विड हो जाता है। कहने का मतलब जो आइस में पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं। तो और अगर वो ठंडी रहती है तो एक साथ इकट्ठी रहती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हवा का भी, हवा जब गर्म हो जाती है तो उड़ जाती है ऊपर, उसके जो पार्टिकल्स हैं सब दूर दूर चले जाते हैं। और यहाँ पर ठंडी हवा हैवी वेटेड होती है और उसके सारे पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं, शिंक हो जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर थी, एयर शिंक्स एंड क्रिएट हाई प्रेशर एरिया। और वो ऐसा करके हाई प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। और जब हाई प्रेशर होता है तो हमारा जो आसमान होता है वो क्लियर होता है और सनी स्काई होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद अब हम बात करते हैं द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम, ये भी हाँ, जो एयर है, अब हमने तुम्हें बताया था कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के जो बन जाता है ना, जैसे गर्म हवा ऊपर चली गई तो वहाँ पे लो प्रेशर बन गया, ठंडी हवा जा ही नहीं रही है, एक ही जगह इकट्ठी हो रही है तो वहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। अब बात ये है कि हवा किधर मूव करती है, हवा तो उड़ के ऊपर चली गई ना। तो बात ये है कि अब जो लो प्रेशर जब क्रिएट हुआ था वहाँ पे जगह खाली हो गई तो वहाँ पे हाई प्रेशर वाली हवा वहाँ पे आ जाती है। कहने का मतलब जो गर्म हवा है वो नहीं जाती है हाई प्रेशर की तरफ, बल्कि जो ठंडी हवा है जहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है वो चला आता है किधर, लो प्रेशर एरिया पे। अभी देखो ये डायग्राम देखो, यहाँ पर देखो गर्मी थी, यहाँ पर मौसम गर्म था, तो यहाँ पर हवा गर्म हुई और ऊपर चली गई तो यहाँ पर खाली जगह बच गई और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। और जो ठंडी हवा थी वो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट कर रही थी। तो अब ये मूव किधर करती है, तो ये वार्म एयर इधर मूव नहीं करेगी, ये वार्म एयर कोल्ड या फिर हाई प्रेशर की तरफ मूव नहीं करती है, बल्कि जो हाई प्रेशर है, जो ठंडी हवा है, वो लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। क्योंकि जो लो प्रेशर है वहाँ तो अब कोई हवा बची नहीं ना, वहाँ की तो गर्म हवा ऊपर चली गई। तो ये जो सर्कुलेशन है, ये साइकिल है हवा का, ये ऐसे ही चलता रहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। समझ में आई? लो प्रेशर से हाई प्रेशर कभी भी एयर नहीं चलती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भैया जगह हो गई ना, गर्म हवा ऊपर चली गई तो इसलिए यहाँ पर जगह हो गई, इसलिए ये इधर आती है, अदरवाइज नहीं आती। अगर यहाँ जगह होती तो लो से हाई होता, लेकिन अभी क्योंकि ये तो एक ही जगह सिकुड़ के बैठ जाती हैं, इसीलिए इनको मूव करना पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखना कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी, द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया।
ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर समझ में आ गया, और समझ में आ गया कि जब लो प्रेशर कब क्रिएट होता है और हाई प्रेशर कब क्रिएट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एयर प्रेशर की बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन द मून देयर इज़ नो एयर, मून में कोई भी एयर नहीं होती है, हेंस नो एयर प्रेशर। और तो वहाँ पे एयर प्रेशर भी नहीं, हवा नहीं, तो एयर प्रेशर कहाँ से होगा। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फिल्ड विद एयर। जो स्पेस में जाते हैं ना जो एस्ट्रोनॉट्स, वो अपने स्पेस सूट पहन कर जाते हैं, उनके पास ऑक्सीजन होता है, और तब वो जाके मून में अपना रिसर्च वगैरह कर पाते हैं। इफ़ दे डोंट वेयर इट, अगर ये सब ना पहने, वो स्पेस सूट ना पहने, तो काउंटर प्रेशर exerted by the body of the astronaut would make the blood vessel burst। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था अर्थ पे जब हम होते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो एयर प्रेशर को काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी काउंटर प्रेशर लगाती है, समझ में आया। लेकिन स्पेस पे तो कोई एयर प्रेशर है ही नहीं, लेकिन हमारी बॉडी तो काउंटर प्रेशर लगाएगी ही, तो वहाँ तो कोई एयर प्रेशर है ही नहीं, तो उसको तो अपना काम करना है, जिसके कारण जब उसको स्पेस में एयर प्रेशर नहीं मिलता है तो क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं, और एस्ट्रोनॉट्स को ब्लीडिंग होने लगती है। मतलब अभी मैंने तो बताया, जब हम ट्रैक्स पे जाते हैं, यानी कि जब हम ट्रैकिंग पे तो नहीं, जब हम माउंटेन्स पे पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट वगैरह है, शिवालिक्स हैं, हिमालयाज़ हैं, इनकी चढ़ाई करने पर, ऊंचाई पे जाने पर ब्लीडिंग होने लगती है। मतलब कभी नाक से अक्सर खून निकलता है। ये इसी कारण से निकलता है क्योंकि एयर प्रेशर वहाँ पे कम है, और हमारी बॉडी काउंटर प्रेशर लगाती है। अब वहाँ तो किसी को लगाएगी नहीं, तो सारा हमारे ऊपर बिल फटता है काउंटर प्रेशर का। तो यही कारण है कि जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो अपना प्रॉपर इंतज़ाम से जाते हैं। अब बात करते हैं विंड की। हमने टेम्परेचर देखा, एयर प्रेशर देखा, अब तीसरी बात है विंड। अब तुम्हें लग रहा होगा कि विंड और एयर में क्या डिफरेंस है, एयर और विंड, हवा, बात तो एक ही है ना। तो देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे। एयर तो नॉर्मल एयर है जिसमें हमने मूवमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, हमें इतना पता था कि एयर हमारे एटमॉस्फेयर में है। लेकिन यहाँ पर विंड क्या है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अभी जो हमने प्रीवियस टॉपिक एयर प्रेशर में पढ़ा था कि जो एयर है वो हमारी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर मूव करती है, तो एक्चुअली वो है क्या, वही विंड है। उसी मूवमेंट को विंड बोलते हैं, सिंपल, ठीक। और यू कैन सी विंड एट वर्क एज। अब हवा अपना, हवा ही बोलते हैं विंड को। अब ये हवा अपना रूप कैसे दिखाती है ये हम सब जानते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिससे तुम्हें दिखता है कि हवा किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। हवा का रोल, जब हवा चलती है तो सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, हम छाता लेके चलते हैं तो हमारा छाता उल्टा हो जाता है, जो कि बहुत फ़नी लगता है। ज़्यादा तेज़ बारिश में हवाएं चलती हैं ना, तो वो कारण है। और कभी कभी इतनी तेज़ हवा चलती है कि हमारा उसी डायरेक्शन में चलना मुश्किल हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो हवा ईस्ट से चल रही है और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें उसके अपोजिट जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो विंड की ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और अब यहाँ पर ये भी चीज़ है कि हवा 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड, ये 3 तरह की विंड्स हैं। अब परमानेंट विंड्स क्या होती हैं? परमानेंट विंड्स भी 3 होती हैं। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड। दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। अब देखो, तुम अभी बहुत ही क्लास 7th में हो, जैसे जैसे तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना, तो तुम्हें वो चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना दिया है कि परमानेंट विंड्स ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज को बोलते हैं, और ये थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये पूरे साल मूव करती हैं, चलती रहती हैं। अब तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा होगा ना कि क्या है ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में तुम ये चीज़ समझोगे क्या होती हैं। देखो, ये अर्थ है, और अर्थ में तुम्हें सबको पता होगा कि ये जो लाइन है, ये 5 लाइनें होती हैं। सबसे ऊपर आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और सबसे नीचे एंटार्क्टिक सर्किल। इतना चीज़ पता है। अब देखो, हमने तुम्हें नॉर्थ पोल, साउथ पोल कल की क्लास में बताया था और आज की भी बता रहे हैं।
ये ऊपर है तुम्हारा नॉर्थ पोल लिखा हुआ 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे है ये साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। नॉर्थ साउथ समझ में आ गया। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये सदर्न हेमिस्फेयर है। ये चीज़ एक बार दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अब हम जो बताएंगे उससे समझ में आएगा। इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कि ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज क्या होती हैं। इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लेना वापस से जाके। अब देखो, इसमें देखो क्या होता है कि जो इक्वेटर के आसपास के एरियाज़ हैं, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ के जो एरियाज़ होते हैं, ये इक्वेटोरियल जोन है। और इस जोन में जो हवाएं चलती हैं वो होती हैं ट्रेड विंड। ठीक, अब इनको ट्रेड विंड क्यों बोलता है? क्योंकि इनको ट्रेड विंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब पहले के समय में, जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इतने शिप्स, कार्गो शिप्स नहीं हुआ करते थे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम होती थी। तो क्या होता था ना, जो शिप्स थे वो इसी एरियाज़ में चलते थे, जो शिप्स थे वो इसी दिशा में चलते थे। क्यों चलते थे? क्योंकि जो हवा है ये इनको आगे मूव करती थी। जो हवा थी वो इधर इस डायरेक्शन में मूव करती थी, इसीलिए शिप्स भी इसी दिशा में चलते थे। समझ में आ रही है? और क्योंकि देखो, पहले भी तुमने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में शिप्स होती है जिसमें बहुत बड़ा सा कपड़ा लगा होता है, पर्दा टाइप से लगा होता है, जो कि जिस हवा के कारण वो हिलता है। तो जब वो उसी डायरेक्शन में शिप्स को मूव करने में हेल्प करता है जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है ना, तो शिप्स को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी आराम हो जाती है। तो पहले जो व्यापार हुआ करता था समुद्र के माध्यम से, वो इसी एरियाज़ के थ्रू इक्वेटोरियल एरिया में होता था। तो इसीलिए इस एरिया में चलने वाली जो हवाएं हैं उनको ट्रेड विंड कहा गया है। क्यों ट्रेड विंड कहा गया? क्योंकि ट्रेड का माध्यम था पहले के टाइम पे इन हवाओं से, इसलिए ट्रेड विंड कहा गया है। और ये ट्रेड विंड चलती कहाँ से कहाँ तक है? ये इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ चलेंगी और इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ की तरफ चलेंगी। ठीक, अब उसके बाद हम बताते हैं वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज क्या होती है। एक्चुअली वेस्टर्लीज नॉर्थ वेस्ट हवाएं होती हैं। नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ ये हमारा ऊपर है और वेस्ट यहाँ पर है, तो इस दिशा से जो हवाएं चलती हैं ना वो नॉर्थ वेस्ट होती हैं। अब वेस्टर्लीज क्यों बोला है? क्योंकि थोड़ी सी इधर साइड झुकी होती हैं वेस्ट की तरफ, ये थोड़ा सा वेस्ट की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा होता है। रुको, जो हवा होती है उसका झुकाव वेस्ट की तरफ इधर साइड ज़्यादा होता है और नॉर्थ की तरफ कम होता है। इस वजह से इन हवाओं को वेस्टर्लीज बोला जाता है। और ये वेस्टर्लीज हवाएं कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? ये हवाएं चलती 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ चलती हैं। ठीक है, तो ये वेस्टर्लीज हो गई। उसी तरह से ये नीचे भी वेस्टर्लीज हैं जो कि 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक चलती हैं। वेस्टर्ली समझ में आ गई। बेसिकली तो इनको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं क्योंकि नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ से चलने वाली हवाएं हैं, क्योंकि इनका झुकाव वेस्ट की डायरेक्शन में ज़्यादा होता है, इसलिए वेस्टर्लीज होती है। ईस्टर्लीज क्या होती है? ईस्टर्लीज हमारे आर्कटिक सर्किल और एंटार्क्टिक सर्किल में चलती हैं। ठीक, और ईस्टर्लीज क्यों, मतलब 60 डिग्री से ऊपर, 60 डिग्री से ऊपर नॉर्थ पोल और इधर नीचे साउथ पोल, इधर चलती है हमारी ईस्टर्लीज। ये तो लिखा भी हुआ है, पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, और ये ईस्टर्लीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका भी झुकाव ईस्ट की तरफ ज़्यादा होता है, इसीलिए ईस्टर्लीज बोलते हैं। अब तुम्हें ये जो डायरेक्शन है ये ऐसे क्यों है, तो भैया ये तुम्हें बड़ी क्लासों में बताया जाएगा। अभी अगर हम तुम्हें बताएंगे ना तो तुम्हारे सर के ऊपर से गुजरेगा। सच बताएं तो हम थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कि तुमको समझ में आ जाए। देखो, हमारी अर्थ 2 भागों में बटी है। ठीक, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है और नीचे वाला पोर्शन सदर्न हेमिस्फेयर होता है। अभी हमने तुम्हें ग्लोब में दिखाया था। और हमारी जो अर्थ है वो किधर से किधर मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इस दिशा में मूव करती है और क्लॉकवाइज मूव करती है। मतलब ये अर्थ है और ये इस डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, ऐसे गोल गोल क्लॉकवाइज घूमती है। अब क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं, जो ऊपर साइड वाली, जो नॉर्थ वाली हवाएं होती हैं, ये इसके ऊपर वाली जो हवाएं हैं, वो क्या होता है कि वो जब अर्थ के मूवमेंट के कारण वो सीधे सीधे नहीं चलती हैं, वो भी थोड़ा सा क्या हो जाती हैं? बेंड हो जाती हैं। बेंड हो रही हैं मतलब ये हवा सीधे थी और ये अर्थ के रोटेशन के कारण थोड़ा सा बेंड हो गई। अब इस पे
इसी हवा को मोल्ड करने का प्रोसेस जो होता है वो कोरिलेसिस फोर्स होता है। अब ये क्या होता है मत समझना, बस ये समझो जो हवा को मूव कर दे अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि अर्थ के रोटेट होने से जो हवा को मूव कर दे या फिर एक थोड़ा सा झुकाव पैदा कर दे, वो किसकी वजह से, वो कोरिलेसिस फोर्स की वजह से होता है। ठीक, ये तो बात हो गई नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि इतने एरियाज में जो हवाएं चलती हैं वो हमेशा अपने राइट साइड में थोड़ा सा झुक जाती हैं। क्यों झुक जाती हैं? क्योंकि अर्थ मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। अब नीचे वाले एरिया में क्या होता है कि नीचे वाले एरिया में जो हवा है अब वो भी तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी ना, तो वो भी इधर साइड थोड़ा सा झुक जाती है। अब ये अपने राइट में नहीं झुकती है, ये अपना लेफ्ट में। अब नीचे साइड अगर देखोगे इधर तुम्हारा मुंह है तो ये क्लॉकवाइज ऐसे होगा ना, तो हमें इधर तो जाना नहीं, हमारी अर्थ इधर तो मूव कर नहीं रही है, हमारी अर्थ तो इधर साइड मूव कर रही है ना। तो जो एक सेकेंड, इस वाले एरिया में जो हवा का झुकाव होता है वो इधर साइड होता है और ये क्लॉकवाइज ना होकर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये चीज़ अगर याद रहेगी कि हवा का जो दिशा है वो नदर्न एरियाज़ में जो ऊपर वाले एरियाज़ होते हैं यहाँ पर ये इधर साइड झुकाव होता है इनका, और नीचे वाली जो हवाएं होती हैं उनका झुकाव भी इधर ही होता है, बस डायरेक्शन अलग है। इधर ये क्लॉकवाइज मूव करती हैं और इधर पे ये अपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। ठीक है, ऊपर अपना राइट में मूव कर जाएंगी और नीचे अपने लेफ्ट में। करके देख लेना, एक सर्कल बनाना और एरो बनाना, उसका राइट लेफ्ट करना। नॉर्थ में राइट की तरफ हवा मुड़ जाती है और साउथ डायरेक्शन मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की डायरेक्शन में हवा मुड़ जाती है। अभी तुम्हारे ऊपर से निकल रहा होगा वो सब छोड़ो, बस इतना याद रख लो। इतना भी नहीं याद रखना है तुम्हें, सिर्फ एग्जाम में तुम्हारा जो लेवल है वहाँ से इतना ही पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ विंड। और तुम्हें जानने की इच्छा है तो जान लो कि ट्रेड विंड इक्वेटोरियल जोन में चलती हैं और वेस्टर्लीज ये 30 to 60 डिग्री नॉर्थ में चलती हैं और 30 to 60 डिग्री साउथ में चलती हैं। ईस्टर्लीज नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चलती हैं बस। और ये कौन सी विंड्स होती हैं? ये परमानेंट विंड्स होती हैं। ठीक है, फिर सीजनल विंड्स हैं। सीजनल विंड्स क्या होती हैं? ये सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, जैसे हमारे इंडिया का मॉनसून, इसमें कुछ खास नहीं है। और ये मतलब ये चीज़ें तुम्हें आगे चल के डिटेल में पढ़ा जाएंगी और अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसने वाला है, इसलिए इतना दिमाग पे जोर मत डालो, फट जाएगा। लोकल विंड्स क्या होती हैं? दे ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे। ये पूरे टाइम नहीं चलेंगी दिन में, इनका भी एक समय होता है जब ये चलती हैं किसी छोटे एरिया में। फॉर एग्जाम्पल लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है? देखो, बेसिकली जो अर्थ से उठ के जाने वाली हवाएं लैंड ब्रीज और समुद्र से उठने वाली हवाएं सी ब्रीज। अब क्या है ये, क्या मतलब इनको अलग से नाम क्यों दिया गया? इनको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि देखो जब दिन होता है ना तो हमारी अर्थ सरफेस गर्म हो जाती है, पानी भी गर्म होता है। रात होती है तो हमारी ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी देर में ठंडा होता है। अभी छत में हम जाते हैं, दिन में हमारे जो छत होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, हमारे नंगे पैर हम छत पे नहीं जा सकते। लेकिन शाम होती है, रात होती है, हमारी छत ठंडी हो जाती है, हम मस्त से छत में नंगे पैर घूम सकते हैं। पानी क्या होता है? पानी दिन में गर्म हो गया, अब वो रात में इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, इसीलिए पानी रात में गर्म रहता है। तो जो समुद्र से उठने वाली हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं, वो जब लैंड की तरफ चलती हैं, समुद्र से उठ के गर्म हवाएं या फिर रिवर पॉन्ड से उठकर गर्म हवाएं जब धरती की तरफ अर्थ सरफेस की तरफ चलती हैं तो वो सी ब्रीज होती है। और वहीं अगर अर्थ सरफेस यानी कि लैंड से उठने वाली जो हवा होती है वो जब समुद्र की तरफ या पानी की तरफ या कहीं भी जाए तो वो लैंड ब्रीज होती है। अभी हमने तुम्हें बताया था कि हवा हमेशा लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव करती है, तो हमें रात में समुद्र किसी पानी वाटर बॉडीज़ के अराउंड जाओगे तो वहाँ तुम्हें गर्म हवा फील होगी। क्यों? क्योंकि रात में पानी जल्दी ठंडा हो नहीं पाता है, पानी तो दिन भर गर्म हुआ है, उसे ठंडा होने में टाइम लगता है। तो गर्म हवा जो वहाँ तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया ना, गर्म हवा तो ऊपर उठ रही है ना, तो उसको जाएगी कहाँ? जहाँ पे ठंडी हवा है, जहाँ पे हाई प्रेशर है। इसलिए जब गर्म हवा हमको फील होती है, अगर तुम आसपास किसी समुद्र या फिर रिवर के आसपास खड़े होगे रात में तो वो तुम्हें गर्म हवा फील कराएगा। समझ में आई? लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। और डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नदर्न प्लेन? क्या बोलते हैं जो नदर्न प्लेन में इंडिया के नदर्न प्लेन यानी कि इंडिया हमारा ये ऐसे होता है ना, अब अच्छा से बना नहीं है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये नदर्न पोर्शन, यहाँ पर इस प्लेन में जो गर्मियों में गर्म हवा चलती है, सूखी हवा चलती है, लोकल विंड, उसको क्या बोलते हैं? उसको लू बोलते हैं। तो ये था पूरा हवा का पूरा चक्कर। अब
बात करते हैं मॉइस्चर की। क्या होता है मॉइस्चर? बेसिकली मॉइस्चर क्या होता है कि जब हवा में एयर ड्रॉपलेट्स की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। हवा में जब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, एयर ड्रॉपलेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो हमारा जो वातावरण होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है। हमारी हवा बहुत ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट करने लगती है। बात समझे? जब मतलब जो हम सुना होगा ना ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे क्या होता है? जब हमारे एटमॉस्फेयर में, या कह सकते हो जब हमारी हवा बहुत ज़्यादा नम होती है। वो नम क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, इसलिए हमें वो चीज़ नम लगती है। अभी अगर हमने कपड़े धुल के डाले हैं और वो सूखे नहीं और हमने पहन लिए, तो वो हमें नम लगेंगे ना। क्यों नम लगेंगे? तो क्योंकि उसमें अभी वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। अगर वो सूख जाएंगे तो वो हमें नम लगेंगे नहीं। ठीक है, उसी तरह से हवा जब अपने पास बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे कर लेती है, तो वो ह्यूमिड टेम्परेचर हो जाता है, मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। यहाँ पर लिखा है व्हेन द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड। अब देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है बताएंगे। पहले सुनो, क्या होता है ना कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वाटर बॉडीज़ जो है हमारी, सी है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, तो इनमें जो पानी भरा हुआ है ये ज़्यादा टेम्परेचर के कारण इवेपोरेट होता है, उबलता है। उबलता हुआ तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ वेपर ऊपर जाती है ना, वो इवेपोरेशन होता है। तो जो वेपर के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाती हैं गर्म हवा में। वो जो गर्म हवा होती है ना वो एब्जॉर्व कर लेती है। लाइट एयर हमेशा वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्व करती है। हमें कभी ठंडी हवा इस वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्व नहीं करती है। हम जो लो एयर होती है, लो प्रेशर एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो अपने अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखती है। ठीक है, तो वाटर इवेपोरेट होके कहाँ जाता है? गर्म हवा के पास जाता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अभी देखना, फिलहाल अभी यहाँ पर देखो, व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। जब एयर बहुत ही ज़्यादा भर जाती है वाटर वेपर से, तो वो ह्यूमिड डे कहलाता है। एज द एयर गेट वार्मर, जैसे जैसे एयर वार्मर होती जाती है, उसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। हवा जितनी गर्म होगी उतनी उसकी वाटर को कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड। इसी के कारण क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। कभी कभी कहते हैं ना कि आज बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, चिपचिपाहट। गर्मियों में क्या होता है ना कि हम पंखे के सामने, कूलर के सामने बैठे होते हैं, फिर भी हमें तो चिपचिप फील होता है, तो ये ह्यूमिडिटी के कारण ही फील होता है। ठीक है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हवा भी नहीं चल रही होती है तब। और यहाँ पर ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई। जल्दी जब इस तरह का टेम्परेचर होता है, मौसम होता है, तो कपड़े भी जल्दी सूखते नहीं हैं, क्योंकि हवा जो चल रही है वो नमी वाली हवा है। तो कपड़े कैसे सूखें? कपड़े तो ऑलरेडी गीले हुए हैं, और हमारी बॉडी का पसीना भी नहीं सूखता है, इवेपोरेट नहीं होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कराता है। ठीक है, 4th पॉइंट में लिखा है व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग। और जब वाटर वेपर ऊपर तो पहुंच गई इवेपोरेट होके, अब वहाँ पर कब तक रहेंगी? ठंडी तो होंगी ना। और जब वो ठंडी होने लगती हैं, तो जब ठंडी होने के बाद जब वो अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जब वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेती है। फिर क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट। और जो बादल जो बन जाते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद, ये बोलते हैं क्या, कॉटन जैसे लगते हैं, मन करता छू लें, तो वो एक्चुअली कॉटन नहीं होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं जो क्लाउड्स हमें दिखते हैं। और व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, और जब बहुत हैवी हो जाता है कैरी करना एयर को वो वाटर ड्रॉपलेट्स, तो भैया वो धम से नीचे गिरा देती हैं, एज अ रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर, जब वाटर वेपर्स को हवा में फ्लोट करना मुश्किल हो जाता है, भैया कहते हैं अब रहने तो, बहुत लटके लटके बहुत दर्द होने लगा है, दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। और वो नीचे आ जाती हैं, जिसको तुम रेनफॉल बोलते हो, उसी को ही साइंटिफिक टर्म में प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये पूरा कंडीशन था, पूरी कहानी थी मॉइस्चर की। मॉइस्चर, ह्यूमिड डे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था। ना समझ में आएगा दोबारा देख लेना।
वही प्रेसिपिटेशन बताया मैंने तुम्हें। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब जो कंडेंस वाटर होता है जब ठंडा हो जाता है, मतलब कहने का मतलब वो बहुत हैवी हो जाता है, उसको ऊपर टिकना हवा में, तो वो नीचे गिर जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, जिसको रेनफॉल बोलते हो तुम, और साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रेसिपिटेशन। क्या लिखा है, दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। ठीक, अब क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ज़्यादातर ग्राउंड वाटर जो हमें मिलता है वो रेन वाटर के थ्रू मिलता है। प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट हमें हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने में। कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को जितनी ज़रूरत होती है वो अपने रूट्स में एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना वाटर को, और उनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के बहाव को रोकती हैं। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा पेड़ लगाने से हमारा जो पानी है वो बहेगा नहीं। देखा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास वगैरह होती है वहाँ पर पानी बहता नहीं है, लेकिन जहाँ पर कोई घास नहीं होती, एकदम प्लेन एरिया होता है, पानी एकदम धड़ल्ले से बहता चला जाता है, क्योंकि अर्थ इतनी जल्दी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है वाटर को। और व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट रेन वाटर फ्लो, देखो जब हिली एरियाज में पेड़ पौधे कट जाते हैं तो रेन वाटर बहता बहता माउंटेन पहाड़ों से बहता बहता नीचे आ जाता है, और जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वहाँ पे फ्लड्स आ जाती हैं। यही कारण है जो फ्लड आती हैं, क्योंकि पानी एक जगह टिक नहीं पाता है तो फिर वो बहता बहता चला आता है तो बाढ़ आ जाती है। और रेन, जैसे कि विंड 3 तरह की होती है, उसी तरह से जो रेनफॉल है ये भी 3 तरह की होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। अब इसको भी हम डिटेल में नहीं बताएंगे, इमेजेस के थ्रू समझ लो कि कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल ये होती है कि हाई टेम्परेचर होता है। गर्मी कब होती है, जब जून जुलाई के टाइम पे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जो सूरज जी हैं हमारे एकदम खोपड़ी पे बैठे रहते हैं, और इसके कारण क्या होता है, जो हमारा पानी होता है वो गर्म हो जाता है, वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होके ऊपर जाता है। और ऊपर जो हमारी लो एयर होती है उसमें जाके वाटर ड्रॉपलेट्स वो कंज्यूम कर लेती हैं। कहने का मतलब वहाँ पर सारी वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होकर वहाँ पर चली जाती हैं। देन उसके बाद ठंडी होने के बाद कंडेंसेशन होता है, और देन उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है। तो तुम बोलोगे कि यही चीज़ तो अभी हमने पढ़ी थी, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या अंदर है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है ना, कि यहाँ से पानी उठा वेपर के फॉर्म में, और जो लैंड एरियाज है ना यहाँ पर बारिश कर दिया, ये होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। देखो अभी आगे चल के तुम्हें पता चलेगा डिफरेंस। कन्वेक्शनल रेनफॉल अकर व्हेन द एनर्जी ऑफ द सन हीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब सन की एनर्जी अर्थ के सरफेस को हीट करती है और वाटर इवेपोरेट होता है, और फिर व्हेन द लैंड हीट्स अप इट वार्म्स द एयर, और ज़मीन भी तो गर्म होती है, तो ज़मीन गर्म होगी तो गर्म हवा भी तो ऊपर जाएगी, और वही गर्म हवा उस वाटर वेपर को मतलब कैच कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। बोली आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ, फिर अभी हम तुमको नीचे वापस से फेंकेंगे। तो वही एयर एक्सपेंड और राइज हो जाती है, ऊपर चली जाती है, वह वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर दिए, ठंडी होती है और फिर बारिश हो जाती है। और ये बारिश कहाँ होती है, लैंड एरियाज़ में होती है, हैवी रेन होती है। अब देखो दूसरी क्या होती है, दूसरी है तुम्हारी ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन मतलब वो हवाएं जो पहाड़ों में चल रही हों। अब जैसे हवा यहाँ चल रही है, अब ये हवा क्या करती है ना, यहाँ हवा उठी और ऊपर उठी, वाटर ड्रॉपलेट्स को इसने ऑब्जॉर्व किया, और क्या हुआ कि बारिश यहीं पर कर दी। ये जो दूसरा वाला इलाका है यहाँ पर सूखा पड़ा है, यहाँ पर इसने बारिश नहीं की। तो ये होती है ओरोग्राफिक रेंज, जहाँ पर एक साइड बारिश हो, मतलब जिधर से हवा उठ के ऊपर जाए बस वहीं बारिश हो, और दूसरी तरफ जहाँ से वापस आ जाए वहाँ पे हवा, मतलब जहाँ वहाँ पे बारिश ना हो। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल है। अब ये क्यों होती, कैसे होती है, ये इससे तुम्हारा कोई भी ताल्लुकात नहीं है। अगला है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है कि ये जब हमें सबको पता है कि जो हमारी हवा है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर मूव करती है। तो अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये जो ठंडी हवा ये आई इधर से, और यहाँ पे गर्म हवा थी, तो इसने क्या किया, ठंडी हवा ने इसको गर्म हवा को पुश किया और इसको ऊपर कर दिया। ये देखो ऊपर चली गई। तो जब ठंडी हवा और एक लो हवा जब कोल्ड एयर और हॉट एयर एक दूसरे की तरफ आते हैं, कोल्ड एयर और हॉट एयर एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो क्या होता है कि जो हॉट एयर होती है वो हाई प्रेशर वाली होती है,
मतलब जो कोल्ड एयर होती है वो हाई प्रेशर वाली होती है, तो वो नीचे चली जाती है और इसको हॉट एयर को ऊपर उठाने में मदद करती है। तो हॉट एयर उठ जाती है ऊपर और जिसके कारण दोनों तरफ से लगता है फोर्स, तो वो एकदम साइक्लोनिक फॉर्म में फोर्स लगता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। और ये साइक्लोनिक रेनफॉल ना सिर्फ रेनफॉल करती है बल्कि आंधी तूफान सब ले आती है। और ये साइक्लोनिक रेनफॉल वहीं होती है जहाँ पर आसपास कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समुद्र वगैरह होते हैं। जैसे कि उड़ीसा में जो रेनफॉल होती है वो जब वहाँ पे साइक्लोन आता है ना, तो साइक्लोन आने की वजह से जो वहाँ पे रेनफॉल होती है वो होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक, मेरे तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। और यहाँ पे लिखा क्या है, साइक्लोनिक रेनफॉल अकर्स व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मीट्स ईच अदर। ये रेनफॉल तब होती है जब ठंडी और गर्म हवा एक दूसरे से मिलती हैं, और क्योंकि वार्म एयर बहुत ही हल्की होती है इसीलिए ये ऊपर उचक के जाती है। ठंडी हवा उसको ऊपर कहती है, कहते जाओ तुम ऊपर जाओ। ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर फेंक देती है और राइजिंग एयर इज़ देन कूल्ड। अब वही प्रोसेस है, जब वही गर्म हवा मतलब ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, एक पॉइंट पे जब ठंडी हो जाती है फिर हैवी रेनफॉल होता है। और सच रेनफॉल लास्ट ओनली फॉर फ्यू आवर्स, और सिर्फ थोड़ी देर की बारिश होती है लेकिन बहुत तेज़ी वाला तूफान ले आती है। तो ये 3 तरह की बारिशें हैं जो होती हैं, कौन कौन सी, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। अब तुम्हें एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब ये क्या होती है, कैसे होती है, नहीं पूछना है। अभी जब तुम हायर स्टैंडर्ड में पहुँचोगे, 8th 9th में पहुँचोगे, तो इन्हें तुम्हें डिटेल में बताया जाएगा। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। और ये कुछ चीज़ें हैं कि रेनफॉल से रिलेटेड, कि रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ऑफ कोर्स हमें पानी चाहिए। इट विल ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। ये अर्थ वाटर मतलब हमारी सरफेस को अर्थ फ्रेश वाटर देती है। और अगर कम रेनफॉल होगी तो वाटर स्कार्सिटी होगी, सूखा पड़ेगा। और ऑन अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर, अगर ज़्यादा हो जाएगी, देखो कम बारिश भी नुकसानदायक है, ज़्यादा बारिश भी नुकसानदायक है। कम बारिश मतलब सूखा पड़ जाएगा, फसलें ख़राब हो जाएंगी। ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फ्लड आ जाएगी, तो भी हमारी फसलें ख़राब हो जाएंगी। तो दोनों के कारण दोनों ही बहुत ही कम ज़्यादा दोनों ही ख़राब हैं। ये कुछ फैक्टर्स थे रेनफॉल से रिलेटेड। और अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की जो तुम्हारे NCERT बुक के हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। तो भैया ये तो रट गया होगा, ब्लैंकेट है, किसकी है, एयर की है और गैसेस की। गैसेस बोल लो या एयर बोल लो। एटमॉस्फेयर इज़ द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विच सराउंड द अर्थ। अर्थ के आसपास ये जो ब्लैंकेट लगी हुई है, सराउंडेड है, वही क्या है, एटमॉस्फेयर है, बता चुके हैं। विच 2 गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन सी हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी 2 गैसेस जो बहुत ज़्यादा हैं, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लास्ट क्लास देख लेना, पहली वाली क्लास देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। वैसे तो और भी गैसेस हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द गैस दैट क्रिएट द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये भी हम बता चुके हैं। ये अपने ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट होता है, गैसेस, इसमें जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो हीट को एब्जॉर्व कर लेती हैं, ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती। क्यों नहीं जाने देती हैं, क्योंकि अगर रात के टाइम में अगर जब रात हो जाएगी तब हम जम जाएंगे। अगर हीट एब्जॉर्ब ना करे हमारा एटमॉस्फेयर सन की दिन में, तो रात में हीट वापस से चली जाएगी। तो रात में तो हमें गर्मी चाहिए, तो रात में अगर हमें गर्मी नहीं मिलेगी तो हम जम जाएंगे। तो यही कारण है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ये अच्छा होता है हमारे लिए भी, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेदर। वेदर और क्लाइमेट बताया था ना। वेदर क्या होता है, जो पल पल बदल जाए वो वेदर है। जो कॉन्स्टेंटली सेम रहे 3-4 साल तक, जहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो सेम रहता है, तो फिर वो क्लाइमेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब जो लंबे समय तक ना बदले वो क्लाइमेट, जो बदल जाए वो वेदर। अब तुम एग्जाम में ये तो लिखोगी नहीं कि जो पल पल बदले वो वेदर और जो ना बदले वो क्लाइमेट। हाँ, एक प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखा है, वेदर रिफ्लेक्ट शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एयर। वेदर कैन चेंज फ्रॉम मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे एंड सीजन टू सीजन। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। लास्ट, एयर प्रेशर क्या है, डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अगर सेक्शन ना देखा हो, दोनों क्लासेस ना देखी हो, तो अच्छे से देख लो।
टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। कौन हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सन रेज से? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर दी है। क्या कर दी है? अल्ट्रा वायलेट रेज को हम तक पहुंचाने के लिए उसको मना कर दी, कहती जाओ अब नहीं होगा। एक बार तुमने हमें उल्लू बनाया ना, अब बार बार तुम्हें नहीं आने देंगे अपने एटमॉस्फेयर के अंदर। एक बार तुम आ गई जिसके कारण हमारी लेयर बन गई अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अब तुम एंटर नहीं कर सकती। तो अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। वही हार्मफुल रेज सन रेज, वही अल्ट्रा वायलेट रेज। और ये देख लेना भाई, हम सब समझा चुके हैं। फिर उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो लेयर है जहाँ पर हम हर वेदर को फील करते हैं और हम यहाँ पे सांस ले सकते हैं सुकून से, ठीक है। इसीलिए ट्रोपोस्फेयर इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। किस लेयर में क्लाउड नहीं होते? स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होते, इसीलिए वहाँ पे एरोप्लेन्स का चलना ईजी हो जाता है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर क्या होता है? कम होता जाता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो एयर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज। सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ होता है? जो सी बेस होता है ना, सी लैंड होता है। सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ होता है? सी लेवल पे होता है, ठीक। लास्ट है, व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म। वही है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? वही जो कंडेंसेशन होने के बाद फिर प्रेसिपिटेशन होता है ना, मतलब वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिर जाती हैं, तो उसे प्रेसिपिटेशन बोल रहे हो तुम, फिर रेनफॉल बोल लो। हाँ, तो वही चीज़ है, व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म इट इज़ कॉल्ड रेन। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग बताओ। ट्रेड विंड क्या है? लू क्या है? मॉनसून क्या है? विंड क्या है? ट्रेड विंड तो परमानेंट विंड है, मैंने बहुत डिटेल में बताया। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये तीनों परमानेंट विंड होती हैं, चलती रहती है। तो यहाँ पर फर्स्ट का जो मैच है वो मिलेगा तुम्हारा इससे, परमानेंट विंड से, ऑप्शन नंबर ए। लू हमारी लोकल विंड है, नॉर्दर्न एरियाज़ में चलती है, तो ये लोकल विंड। उसके बाद मॉनसून हमारी सीजनल विंड है, ठीक। और जो ये विंड है, विंड के क्या क्या फीचर हैं? क्या है? विंड इनकमिंग सोलर एनर्जी है? नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ऑफ कोर्स हवा हॉरिजॉन्टली मूव करती है, तो विंड क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। बाकी तो लेयर ऑफ ओजोन, ये तो बकवास चीज़ें हैं। तो ये तुम्हारी मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गई। अब आता है गिव रीजंस। गिव रीजंस क्या हैं? 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला है, वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। जो कपड़े होते हैं वो ह्यूमिड डे जब होता है, ह्यूमिड डे कब होता है? जब हवा में बूंदों की मात्रा ज़्यादा होती है, कहने का मतलब एयर ड्रॉपलेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जब हवा में, तो वो ह्यूमिड डे होता है। तो हमें बताना ये है कि उस ह्यूमिड डे में कपड़े क्यों नहीं सूख पाते हैं, तो वही जो हमने बताया वही वजह है। आंसर देख लो, पढ़ लो क्या लिखा है। वेट क्लोथ टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे बिकॉज द एयर हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर एंड सो इट कैन नॉट एकोमोडेट द वाटर वेपर क्रिएटेड बाय द वेट क्लोथ, सो द वाटर रिमेन्स इन द क्लोथ फॉर अ लॉन्गर टाइम। बताया मैंने सेम चीज़, क्योंकि जो हवा चलती है ह्यूमिड डे में वो वैसे भी नम होती है, तो कपड़ों को क्या सुखा पाएगी? पहले खुद ही सूख जाए, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा ये है, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। ये इंसोलेशन बता दिया है क्या है? सोलर रेडिएशन होती हैं, जो कि जब हम नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हीट या फिर कह सकते हो सन रेज बहुत कम पहुँच पाती है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि वहाँ बहुत जो कूल एरियाज़ होते हैं। और इसी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जब हम तरफ बढ़ते हैं तो इंसोलेशन की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूरज की रेज किरणें स्लैंटली पड़ती हैं, एकदम झुकावदार। अब इसको तुम पहले यहाँ पढ़ लो। इंसोलेशन कम्स थ्रू वर्टिकल रेज ऑन द इक्वेटर। अब क्या होता है ना, इक्वेटर पे सीधे सूरज की किरणें पड़ती तो वहाँ बहुत ज़्यादा हमें गर्म फील होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर साइड बढ़ते जाते हैं या नीचे साइड बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें ठंडा फील होने लगता है। तो वही लिखा है कि यही कारण है कि इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल। अब ये चीज़ तुमको चलो डायग्राम देख लो एक मिनट ये वाला, फिर वहाँ से शायद क्लियर हो जाए कि क्या है। ये देखो यहाँ पर ये है तुम्हारा नॉर्थ पोल और ये है नीचे साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पर सूरज है, ये अपनी किरणें फेंक रहा है, तो सबसे, अब ये इक्वेटर है, बीच वाली भूमध्य रेखा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉटनेस होती है, क्योंकि यहाँ पर
सूरज की किरणें बहुत अच्छे से पड़ रही है ना। अब ये अर्थ एकदम देखो सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है, और यहाँ पर देखो जल्दी पड़ती नहीं है, बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ठंडा होता है। यही कारण है कि जब जो इंसोलेशन है, सोलर रेडिएशन है, वो जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ यानी कि ऊपर साइड बढ़ते हैं या फिर साउथ पोल यानी कि नीचे साइड बढ़ते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होने का मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो ठंड कोल्ड एरियाज़, टेम्परेचर कम होने का मतलब कूलर एरियाज़, मतलब हम थोड़ी से ठंडे ठंडे माहौल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये था इंसुलेशन का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। समझ आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो समझ लेना दोबारा से देख के, ठीक है। और दोनों देख लेना, दोनों पार्ट्स देख लेना वीडियोस इस चैप्टर के, और अगर समझ में आ गया हो तो भैया लाइक वाइक कर दो, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लिया करो। और यार सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर वेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, हमारा भी थोड़ा बहुत भला हो जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ो लिखो खुश रहो खाओ पियो हैं, अपना ध्यान रखो। फिर मिलते हैं, बाय बाय।